गाय स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और सीन जगह सब इमेजिनेशन है, काल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन स्टोरी है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते स्टोरी। विश लिस्ट। सिद्दी की हवेली। अदनान का कमरा। मदीहा कमरे में बैठी बैठी बोर हो चुकी थी। वो पिछले 2 घंटे से लगातार टीवी पर कुछ ना कुछ देख रही थी, पर अब उसमें भी उसका मन नहीं लग रहा था। नीचे जाने की हिम्मत उसकी थी नहीं, क्योंकि अभी भी बीच बीच में उसे क्रैम्प्स हो रहे थे। जब उसका टीवी में और मन नहीं लगा तो वो टीवी बंद कर कर लेट गई, पर अभी भी उसे काफी बोर हो रहा था। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो बेड से उठकर कमरे में साइड में रखे स्टडी टेबल के पास गई, जो अदनान ने हाल ही में उसके लिए लगवाई थी ताकि वो आराम से पढ़ सके। यहाँ अभी मदीहा का ज्यादा सामान शिफ्ट तो नहीं था, पर फिर भी जरूरत की सारी चीजें मौजूद थी और कुछ सामान वो खुद ले आई थी। कुछ सोचकर वो कुर्सी पर बैठती है और टेबल ड्रॉअर खोलती है तो उसमें कई सारी डायरी रखी थी। वो उसमें से एक डायरी निकालती है। यह उसकी पसंद डायरी थी जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। वो डायरी खोलकर पन्ने पलटने लगती है। डायरी काफी पुरानी थी और लगभग पूरी भरी हुई थी। उस हैंडराइटिंग को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो जरूर उसने तब लिखी होगी जब वो काफी छोटी थी। ऐसे ही पन्ने पलटते पलटते उसके हाथ अचानक एक पेज पर रुक जाते हैं जिस पर लिखा था माई विश लिस्ट। वो उसमें लिखी एक एक कर कर सारी विशेस पढ़ने लगती है, जो कुछ इस प्रकार थी। Wants to be a author. Wants to open a big cafe. Wants to go for skydiving. Wants to get full marks in final exam. और भी कई सारी चीजें थी। कुछ तो बहुत बचकानी भी थी। उसे याद था कि उसने ये तब लिखी थी जब वो सिर्फ 7 साल की हुई थी, अपने बर्थडे वाले ही दिन। यूं ही पढ़ते पढ़ते उसकी नजर आखिरी विश पर ठहर जाती है, जो ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, पर मदीहा को अच्छे से पता था कि उसमें क्या लिखा है। दरअसल उस विश को लिखकर शायद किसी ने गुस्से में उस पर पेंसिल से बहुत सारे क्रॉस बना दिए थे, जिससे वो पढ़ाई में नहीं आ रही थी। कुछ सोचकर मदीहा वही पास रखे पेन स्टैंड में से इरेजर उठाती है और धीरे धीरे उन पेंसिल से बने क्रॉस को मिटाने लगती है और कुछ ही देर में वो विश साफ दिखने लगती है जिस पर लिखा था Wants to marry चंगेज खान। ये पढ़ते ही उसके जहन में एक पुरानी याद आ जाती है। फ्लैशबैक। एक 6-7 साल की बच्ची गुस्से में गार्डन में घास पर बैठी हुई थी और वहां लगी घास गुस्से में उखाड़ रही थी। उसका छोटा सा चेहरा इस वक्त गुस्से में लाल पीला हो रखा था और वो अपनी तोतली सी जबान में कुछ बड़बड़ा रही थी। अकलू घमंडी जेलर चंगेज खान बेवकूफ हिटलर मिले साथ खेलते नहीं है और अपने दोस्तों के साथ चले जाते हैं। अब मदीहा उनसे बातें नहीं करेगी और उनकी खूब सारी शिकायत भी लगाएंगी। वो अभी बदबद ही रही थी कि कोई उसके पास आकर बैठा। मदीहा ने नजरें उठाकर देखा तो सामने फवाद जी को बैठता देख वो अपनी नमः आंखों से उन्हें पुकारती है चाचू। उसकी आवाज सुनकर और उसकी ऐसी नमः आंखें देखकर फवाद जी कहते हैं, अरे भाई, हमारी प्रिंसेस ऐसे उदास क्यों बैठी है? उनके पूछने पर मदीहा वापस सिर नीचे कर कर मायूसी से शिकायत करते हुए कहती है, वो मुझे छोड़कर चले गए अपने दोस्तों के साथ खेलने और मेरे को बोला कि वो अब बिग बॉय है, इसलिए मेरे साथ डॉल्स से नहीं खेलेंगे क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ। उसकी बात सुनकर फवाद जी कहते हैं, ओ अच्छा ऐसा बोला। अदनान ने वेरी बैड, पर प्रिंसेस वो तो उसका क्रिकेट मैच है ना, इसलिए वो बिजी है और अपने दोस्तों के साथ खेलने नहीं गया है, उसकी प्रैक्टिस है। उनकी बात सुनकर मदीहा नमः आंखों से उन्हें देखती है, फिर एकदम से रोते हुए अपने हाथ पैर मारते हुए कहती है, नहीं नहीं, मुझे उन्हीं के साथ खेलना है, आप लेकर आओ उन्हें, मेरे को उनके साथ ही खेलना है। उसे ऐसे रोता देख फवाद जी उसे गोद में उठाकर चुप कराते हुए कहते हैं, अरे मेरी प्रिंसेस पहले चुप हो जाओ, वरना अदनान वापस आकर घर सर पर उठा लेगा अगर उसे पता चला कि उसके पीछे से तुम रोई हो तो। उनकी बात सुनकर वो हल्का हल्का शांत होने लगती है और उसे जरा शांत होता देख फवाद जी आगे कहते हैं, वैसे एक तरीका है जिससे वो हमेशा तुम्हारे पास रहकर तुम्हारे साथ खेल सकता है। मदीहा नासमझी में उन्हें देखते हुए पूछती है, कौन सा तरीका? फवाद, तुम ऐसा करना, उससे शादी कर लेना, फिर वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उनकी बात सुनकर मदीहा फौरन हैरानी से पूछती है, चाचू शादी कल कल हमेशा साथ रहते हैं? सच्ची? फवाद जी, हाँ प्रिंसेस, देखो तुम्हारे अम्मी अब्बू ने शादी की, अब वो साथ रहते हैं, है ना? तो तुम दोनों अगर शादी कर लोगे तो दोनों भी साथ रहोगे हमेशा। उनकी बात सुनकर मदीहा चहकते हुए कहती है, ठीक है तो आप हम दोनों की शादी करा दो, अभी मैं अपनी विशलिस्ट में भी लिख लूंगी। फवाद उसकी बचकानी बातों पर हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, बेटा शादी अभी नहीं कराते, जब आप दोनों बड़े हो जाओगे ना तब करा देंगे शादी, ओके? अभी आप किसी को ये बात मत बताना, ओके? उनकी बात सुनकर मदीहा फौरन जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिला देती है। तभी वहां नाजिया जी शिफात जी के साथ आते हुए कहती है, कर दी पूरी शिकायत अदनान की या कुछ बचा है?
फवाद नाजिया जी को सफाई देते हुए, नहीं छोटी भाभी कोई शिकायत नहीं करी है। उनकी बात सुनकर नाजिया जी कहती है, अरे रहने दो फवाद, मैं क्या जानती नहीं हूँ इसे, मेरी ही बेटी है ये, तुमने और अदनान ने इसे सिर पर चढ़ा रखा है, और रही सही कसर भाभी और भैया पूरी कर देते हैं, जिद्दी हो गई है ये बहुत। शिफा जी उन्हें डांटते हुए, तुम रहने दो, बस डांटती रहो मेरी बच्ची को, अदनान की भी तो गलती है, अच्छे से जानता है उससे हिली हुई है इतनी, उसके बाद भी क्यों गया प्रैक्टिस मैच के लिए। फिर क्या शुरू हो गई वहां बेहस। फ्लैशबैक एंड। मदीहा अपनी डायरी के उस पन्ने को देखते हुए खुद से कहती है, कितनी अजीब बात है ना, जो कभी मेरा ख्वाब हुआ करता था आज हकीकत में भी मैं उसे मंजूर नहीं कर पा रही हूँ। काश वो 2 साल में अपनी जिंदगी की भूल पाती, काश आप मुझे तब छोड़कर नहीं गए होते जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, पर तब आप नहीं थे, और आज मुझे आपकी जरूरत नहीं है जब आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त आप पास नहीं थे और आप सबसे ज्यादा करीब है। क्यों मेरी जिंदगी में वो सब हुआ, क्यों क्यों क्यों। वो अपने इन्हीं ख्यालों में खोई हुई सी दम से खिड़की से उठने को हुई, तभी गलती से उसका हाथ वही रखे पानी के जग पर पड़ा और पूरा का पूरा पानी उस पर गिर गया। ये देखकर वो एक गहरी सांस लेकर खुद से ही कहती है, मैं यकीनन किसी काम की नहीं हूँ। ये कहते वक्त उसकी आंखों में एक दर्द था। अब जब कपड़े पूरी तरह से खराब हो गए थे तो हिम्मत करके उठी और अलमीरा के पास जाकर उसे खोला और उसमें से एक लोवर और टी शर्ट निकाल ली। वो हल्के कपड़े ही पहनती थी ज्यादातर इस वक्त, और अभी उसे नीचे जाना नहीं था, और वैसे भी घर में उसे कपड़ों को लेकर ज्यादा रोक टोक नहीं है, वो तो खुद उसे ही सलीके से रहना पसंद था। वो कपड़े लेकर बाथरूम में गई और जब वापस आई तो वो काफी फ्रेश लग रही थी। उसने एक ग्रे कलर का प्लाजो और ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। लंच वो पहले की कर चुकी थी, इसलिए अब जाकर चुपचाप बेड पर लेट गई और थोड़ी ही देर में उसे नींद भी आ गई। इधर अदनान के ऑफिस में अदनान अपनी हे चेयर पर बैठा हुआ था, उसके सामने लखन और लक्ष्मी बैठे थे, वहीं साइड में ही जैद भी खड़ा हुआ था। अदनान, किस पर शक है आपको? लखन साहब, शक नहीं है, पूरा यकीन है, ये सब कुछ जिहान गाजी ने किया है। उसके आदमी घर आकर धमकी भी देकर गए थे कि हम कोई केस ना करें। उसका भाई बहन बड़ा नेता है, बहुत पहुंच है उसकी, इसलिए उसने रातों रात सारे सबूत बदलवा दिए और सारे सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत भी दे दी ताकि उसका भाई बच जाए और इलेक्शन में उसकी इमेज खराब ना हो। जैद पर उसने आपकी बेटी को क्यों शिकार बनाया, आप जानते हैं उससे? लक्ष्मी जी साहब, हमारी जो जमीन है उस पर उनकी नजर है, पर हमने बेचने से मना कर दिया था, तब भी वो धमकी देकर गए थे, पर हमें नहीं पता था कि वो दरिंदा हमारी बच्ची का ये हाल करेगा, और केवल हमारी ही बच्ची नहीं साहब, और भी ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है उस हरामजादे ने। इतना कहकर वो रोने लगती है और वही उसे ऐसे रोता देख अदनान टेबल पर रखा पानी का गिलास उनकी तरफ बढ़ाता है तो वो सिसकते हुए ही पानी पीती है। अदनान जैद की तरफ देखकर, जन कुंडली तो निकालो जरा इस जिहान गाजी की, और हाँ पता करो इसके खिलाफ कोई और केस रजिस्टर है, साथ में कोर्ट में भी केस फाइल करो और अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। फिर थोड़ा रुककर आगे कहता है, और हाँ अपने कुछ आदमियों को लखन जी की सेफ्टी के लिए लगाओ, कोर्ट से नोटिस मिलते ही वो सबसे पहले इन्हीं के घर जाएंगे। फिर अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल कर लखन जी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, इन्हें रखिए, कुछ दिनों तक आप घर में ही रहेंगे सेफ्टी पर्पस के लिए। वो पैसे देखकर लखन फौरन कहता है, नहीं नहीं साहब, इसकी जरूरत नहीं है, मैं गरीब जरूर हूँ पर गैरत वाला आदमी हूँ, ऐसे पैसे नहीं ले सकता, आप वैसे ही काफी कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। अदनान, रख लीजिए लखन जी, समझ लीजिए मोहिनी का भाई दे रहा है। उसकी बात सुनकर लखन जी की आंखें नम हो जाती है, क्योंकि अदनान ने इनडायरेक्टली खुद का बेटा बोला था, इस बार वो पैसे ले लेते हैं। अदनान जैद से उन्हें घर छोड़कर आने का कहता है तो वो लोग उठकर जाने लगते हैं, तभी गलती से लक्ष्मी जी का हाथ वही रखे एक फोटोग्राफ पर रुक जाता है और वो फोटोग्राफ गिरने लगता है, पर अदनान फौरन फुर्ती में आकर उसे पकड़ लेता है। उस फोटो फ्रेम को गिरता देख अदनान की जैसे सांसें रुक गई थी, पर उसने उसे गिरने नहीं दिया। लक्ष्मी जी घबराते हुए, माफ कर दीजिएगा साहब, गलती से। अदनान, कोई बात नहीं। तभी लक्ष्मी जी की नजर उस फोटो फ्रेम में लगी एक तस्वीर पर जाती है जिसमें एक प्यारी सी 4-5 साल की लड़की की तस्वीर थी। ये देखकर वो हल्का सा मुस्कुराकर पूछती है, आपकी बेटी है ये साहब? उनकी बात सुनकर अदनान हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, जी फिलहाल तो मेरी कोई बेटी नहीं है, पर अगर हुई तो यह उसकी अम्मी होंगी। लक्ष्मी जी नासमझी में, मतलब? अदनान हल्का सा मुस्कुराकर, यह मेरी बीवी की तस्वीर है। लखन जी हल्का सा मुस्कुराकर, बहुत प्यार करते हैं आप उसे? अदनान, जी नहीं, प्यार नहीं करता, इश्क करता हूँ, वो भी बेहद खुरापाती है, एक नंबर की वो। उसकी बात सुनकर वो दोनों भी मुस्कुरा देते हैं। जब वो मदीहा के बारे में बातें कर रहा था तब उसकी आंखों में एक चमक थी जो किसी से छुपा नहीं सकती थी। उनके जाने के बाद अदनान भी चाबी लेकर घर के लिए निकल गया। वैसे ही शाम हो चुकी थी और मदीहा की तबीयत भी ठीक नहीं थी।
कुछ देर बाद अदनान घर आया तो सब वही मौजूद थे सिवाय उसकी बीवी के। अदनान अंदर आते ही सबसे पहले शिफा जी से पूछता है, अम्मी कहाँ है वो। शिफा जी उसकी बेसब्री देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, कमरे में ही है, सो रही है अभी शायद। अदनान, कोई उल्टी सीधी हरकत तो नहीं करी ना उसने? और आपने खाना दिया था उसे वक्त पर? कोई परेशानी तो नहीं हुई ठीक है ना वो? शिफा जी वैसे ही मुस्कुरा कर, हाँ भाई ठीक है वह बिल्कुल, और कुछ नहीं किया उसने, जा देख ले खुद जाकर ऊपर। उनकी बात सुनकर अदनान को भी लगता है उसने ज्यादा सवाल कर लिए। बाकी घरवाले भी मुस्कुराते हुए शरारती अंदाज में उसे ही देख रहे थे, पर वो सबको इग्नोर कर सीधा सीढ़ियों से होते हुए थर्ड फ्लोर की तरफ चला गया। और कुछ देर में जैसे ही अपने कमरे के पास पहुंचकर उसने दरवाजा खोलकर अंदर का हाल देखा तो उसकी आंखें एकदम सख्त हो गई। जारी है अदनान का मडिया को समझाना। अदनान कमरे में जैसे ही दाखिल हुआ उसके कदम वहीं रुक गए। कमरे की हालत ही कुछ ऐसी थी, वो दरवाजा बंद कर अंदर आया तो वहां का हाल देखकर उसकी आंखें एकदम सख्त हो गई। वो कमरा जो हमेशा साफ सुथरा रहा करता था, आज वहां के हाल ही एकदम अलग था। चारों तरफ स्नैक्स के पैकेट्स बिखरे हुए थे, कुछ पूरे खाली तो किसी किसी में कुछ स्नैक्स अभी भी बाकी थे। जगह जगह कोल्ड ड्रिंक्स के खाली केन पड़े हुए थे। टीवी पर अभी भी कोई अमेरिकन वेब सीरीज चल रही थी। सारे कमरे का सामान यहाँ से वहां बिखरा हुआ था। वो चारों तरफ नजर दौड़ाने के बाद जब बेड पर देखता है तो उसकी आंखें और छोटी हो जाती है, क्योंकि उसकी वो छोटी सी बीवी बिल्कुल बेड के किनारे पर खुद में सिमटी सोई हुई थी। अगर जरा भी करवट लेती तो वो पक्का बुरी तरह नीचे गिरती, और फिर कम से कम 2-3 हड्डी तो टूटती उसकी पक्का। और इतना ही नहीं, ब्लैंकेट भी उसका एक तरफ पड़ा हुआ था और वो बुरी तरह ठंड में कांप रही थी। आग भी अपने टेम्परेचर पर चालू था। ये सब देखकर अदनान का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। जैसे एक तो पहले ही उसे ओसीडी की बीमारी थी, जरा सी गंदगी में उसे सांस नहीं आती थी। फिलहाल इस वक्त भी उसे अपने कमरे में घुटन सी महसूस हो रही थी। वो मदीहा के पास जाता है और अपनी सख्त आवाज में कहता है, कपकेक उठो। पर मदीहा नहीं सुनती, वो गहरी नींद में थी। ये देखकर अदनान खुद उसे कंधों से पकड़कर उठाता है तो वो उठकर बैठ तो जाती है, पर अभी भी उसकी आंखें नींद से बंद ही थी। ये देखकर अदनान उसके गाल थपथपाते हुए दोबारा उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहता है, कपकेक, आई सेड वेक अप। इस बार उसकी तेज आवाज सुनकर वो बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, पर अभी भी उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो लगभग नींद में ही थी, पर जब उसकी आंखें अदनान पर जाती हैं तो वो नींद में ही बोलती है, अब आप मेरे सपनों में भी आ रहे हैं। मेरी रियलिटी को तो आपने इतना जहन्नम बनाकर रखा है, अब सपनों में भी आकर मुझे डराना चाहते हैं। ये सुनकर अदनान को गुस्सा तो बहुत आया, पर हर बार की तरह इस बार भी बड़ी मुश्किल से उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया, क्योंकि अब उसका दिल अपनी बीवी पर गुस्सा करने की इजाजत तो देता नहीं था, तो उसे गुस्सा हर बार खुद में कंट्रोल ही करना पड़ता था। अदनान इस बार जरा तेज आवाज में सख्ती से कहता है, फिलहाल तो मैं तुम्हारे सामने हकीकत में खड़ा हूँ, पर मेरे अलावा तुम्हारे सपने और जिंदगी में किसी और को आने की इजाजत भी नहीं है। अब तुम चुपचाप उठ रही हो या मैं तुम्हें ले जाकर सीधा बाथटब में पाट को। उसकी इतनी तेज आवाज सुनकर अब मदीहा पूरी तरह से जाग चुकी थी। वो उसे अपने सामने खड़ा देखकर अपने एक हाथ से आंख मलते हुए पूछती है, आप कब आए और आ भी गए तो इतनी जोर जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी? इंसान को जरा शांत रहना चाहिए। एक तो आपकी आवाज है इतनी डरावनी, ऊपर से आते ही मेरे कान पर चिल्लाने लगे। ये कहाँ की बात हुई भाई, जरा बंदा सो रहा है, शांत नहीं रह सकते आप? जान सकती हूँ क्यों चला रहे थे? उसकी ऐसी बातें सुनकर अदनान और चिढ़ गया। मदीहा का ये बेतकल्लुफी भरा लहजा ही उसे हमेशा गुस्सा दिलाता था, क्योंकि पहले तो वो कोई बड़ा कांड कर देती थी, उसके बाद इतनी बेफिक्र हो जाती थी जैसे उसने कभी कुछ किया ही नहीं है। अदनान दोबारा किसी तरह अपना गुस्सा शांत कर दांत पीसते हुए कमरे की तरफ इशारा कर पूछता है, ये सब क्या है? मदीहा अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर अंगड़ाई लेते हुए बड़े आराम से कहती है, अदनान जी वैसे तो इंसानी मखलूक इसे कमरा कहती है और लोग कमरे में रहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। वैसे मुझे इतना नहीं पता था कि आप इतने बेवकूफ़ हैं कि आपको यह नहीं पता कि यह कमरा है। क्या करते थे फिर स्कूल जाकर, और आपको यह एडवोकेट किसने बना दिया? सही से केस लड़ते हैं या पता चले अपने ही क्लाइंट को जेल भेज दिया? उसकी बातें सुनकर अदनान का दिल इस वक्त सच में चाह रहा था कि उसका सर फोड़ दे, पर अफसोस वो ऐसा कर नहीं सकता था। पर अब तो उसका गुस्सा कंट्रोल करने का सब्र भी खत्म हो चुका था, इसलिए वो उसकी बाजू पकड़कर जबरदस्ती उसे बेड से खड़ा करते हुए कहता है, यह क्या हाल बना रखा है तुमने? मेरे कमरे का ऐसे छोड़ कर गया था मैं तुम्हें? मदीहा बाल खुजाते हुए चारों तरफ देखकर पूछती है, क्या हाल बना के रखा है का क्या मतलब है? जैसा छोड़ कर गए थे वैसा ही तो है। ये सुनकर इस बार अदनान जरा चिल्लाते हुए कहता है, सीरियसली वैसे ही है। जरा नजर घुमाकर देखो तुम एक दफा पूरे कमरे को। क्या हाल बना कर रखा है तुमने? ये स्नैक्स के पैकेट, कोल्ड ड्रिंक के कैन, क्या है ये सब कुछ? और यह बेड पर सॉसेस क्यों गिरी हुई है?
कर क्या रही थी तुम यहाँ? पूरे कमरे का हुलिया ऐसा है जैसे जंग लड़ रही हो, चारों तरफ सिर्फ कचरा। मदीहा जो अभी तक छोटे बच्चों की तरह सर झुकाए उसकी सारी बातें सुन रही थी, जैसे ही उसने उसके मुंह से कचरा सुना वो फौरन बोलती है, ओह हेलो, यह कोई कचरा नहीं है, आपको पता भी है कितनी मेहनत से उम्मीद के कमरे से चुरा कर लाई हूँ मैं ये सारे स्नैक्स। अगर उसे पता चल गया ना तो अम्मी से शिकायत कर देगी मेरी, वैसे ही उसे बड़ा शौक है शिकायतें लगाने का, कम से कम कचरा तो ना बोले इसे, इतनी मेहनत से चुराया है मैंने। उसकी बात सुनकर अदनान अपनी आंखें छोटी कर कर उसे घूरते हुए पूछता है, तो अब तुमने चोरियां करना भी शुरू कर दी है? मदीहा जबरदस्ती मुस्कुराते हुए, अब क्या करूं मैं अम्मी, जो मुझे हर महीने पॉकेट मनी देती है वो तो पहले हफ्ते में खत्म हो जाती है, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है, इसलिए बस मुझे सोफिया और उम्मीद की चीजें चुरानी पड़ती है। कोई बताए मेरी अम्मी को उनकी बेटी के भी खर्च होते हैं इतने सारे, अपनी रोमांटिक किताबें खरीदनी होती है, चॉकलेट खरीदनी होती है, स्नैक्स खरीदने होते हैं, कहाँ से करूं मैं अपने इतने बड़े बड़े खर्चे पूरे? उसकी बातें सुनकर अदनान का मन कर रहा था कि या तो वो उसे छत से धक्का दे दे या खुद खुदकुशी कर ले। मतलब अदनान सिद्दीकी, द ग्रेट अदनान सिद्दीकी, जिसके खुद के नाम न जाने कितनी करोड़ों की जमीन, हॉस्पिटल, कॉलेजेज, कंपनीज और न जाने क्या क्या था, जो इतनी ताकत, रुतबा और शोहरत रखता था कि एक अच्छे खासे अमीर इंसान को चुटकियों में गरीबी दिखा दे। उसकी खुद की बीवी दूसरों का सामान चुराती फिर रही थी, इससे ज्यादा बेइज्जती की बात उसके लिए कुछ नहीं हो सकती थी। फिलहाल वो एक गहरी सांस लेकर मदीहा को समझाते हुए कहता है, आज के बाद तुम्हें ये चोरियां करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कहोगी, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए हो, समझी? मेरे पास इतना पैसा है कि तुम्हें हीरो में तोड़ कर रख सकता हूँ, और तुम दूसरों के कमरों से चिप्स के पैकेट चुरा रही हो। आई रियली कांट बिलीव दिस। उसकी बातें सुनकर मदीहा फौरन पूछती है, सच में क्या आपसे आप मुझे पॉकेट मनी देंगे? देखिए सोच लीजिए, मैं बहुत सारी पॉकेट मनी मांगूंगी आपसे, फिर बाद में मत कहना कुछ। अदनान, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मदीहा कुछ सोचते हुए, 5,000। नहीं नहीं, 10,000 चाहिए मुझे, हर महीने के 10,000 रुपए दे पाएंगे आप इतने पैसे? उसने ये बोलकर जैसे अदनान की पूरी इज्जत गिरा दी। मतलब जो आदमी करोड़ों से नीचे तक बात नहीं करता था, आज उसकी बीवी उसे 10,000 रुपए ऐसे बता रही थी जैसे कोई प्रॉपर्टी मांग रही हो। ऐसा नहीं था कि मदीहा ने खुद कभी गरीबी देखी हो, वो खुद सिद्दीकी हाउस की लाडली बेटी थी, बस नाजिया जी ने हमेशा उसकी लाइफस्टाइल बहुत सिंपल रखी थी। वो उसे बहुत कम पॉकेट मनी देती थी ताकि कभी भी वो ज्यादा पैसों की आदी ना हो। उनकी लौटी बेटी थी, वो नहीं चाहती थी कि उसमें कहीं से भी पैसों का घमंड है आए या वो खुद को दूसरों से ऊपर रखे, जो कि था भी। वो इतनी अमीर होने के बाद भी बड़ी नॉर्मल सी लाइफ जीती थी, जो एक 5 रुपए के चिप्स के पैकेट के लिए भी रो रो कर अपनी अम्मी से पैसे मांगती थी, तब कि उसके पास पावर इतनी थी कि वो पूरी कंपनी खरीद ले, पर इसका पता अभी उसे नहीं था। और एक वजह ये भी थी कि नाजिया जी चाहती थी कि वो हर तरीके की लाइफस्टाइल जी सके। कल को अगर उसकी शादी किसी ऐसे आदमी से होती है जो फाइनेंशियली बहुत रिच न हो, तब भी वो एडजस्ट कर सके और ज्यादा पैसों के कारण उसे कोई गलत लत भी ना लगे। इस बात को लेकर अक्सर शिफा जी और नाजिया जी के बीच बहस होती थी, पर ले देकर नाजिया जी इस बात में किसी की नहीं सुनती थी। अदनान उसे कंधों से पकड़कर बेड पर बिठाते हैं और खुद जमीन पर बैठकर बेहद शांत लहजे में उससे पूछता है, तुम कौन हो मेरी? मदीहा अजीब सा मुंह बनाकर कहती है, आपकी बदकिस्मत बीवी। ये सुनकर एक बार फिर अदनान की आंखें गुस्से से बंद हो जाती है। मतलब ये लड़की कभी किसी भी सवाल का जवाब ठीक से नहीं दे सकती, उसे हमेशा जवाब उल्टा ही देना होता है, चाहे अदनान प्यार से पूछे या गुस्से से। पर फिलहाल उसे समझाना ज्यादा जरूरी था, इसलिए वो उसकी तल्खी को इग्नोर करते हुए उसे समझाने वाले लहजे में कहता है, मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम मेरी बीवी, इस हक से जो कुछ भी मेरा है उस पर तुम्हारा भी बराबर का हक है और उससे ज्यादा ही है। इसलिए तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे कहोगी, मेरे पैसे, मेरी प्रॉपर्टी, सब कुछ, यहाँ तक कि मैं खुद भी तुम्हारा ही हूँ। तो खुदा के लिए मुझे इतना हेल्पलेस मत बनाओ कि तुम एक 5-10 रुपए के चिप्स के पैकेट के लिए चोरियां करती फिरो। अदनान उसे ऐसे समझ रहा था जैसे वो किसी 5 साल की बच्ची को समझा रहा हो, और मदीहा भी बड़ी सीरियस होकर उसकी बातें सुन रही थी। जब अदनान ने अपनी बात पूरी कर दी तब वो 1-2 मिनट रुकने के बाद वैसे ही सीरियस अंदाज में कहती है, 5-10 रुपए नहीं, पूरे 20 रुपए का आता है वो चिप्स का पैकेट। ये सुनकर अदनान को भी विश्वास हो गया कि वो इस लड़की को कभी कुछ नहीं समझा पाएगा, ये हमेशा बेवकूफ़ी रहेगी। वो इरिटेटिंग टोन में कहता है, हाँ वॉटेवर, अब तुम बिल्कुल चुप रहो, वैसे भी तुमने मेरे कमरे का जो हाल कर रखा है, इसे ठीक करने में ही तुम्हें पता है मुझे कितनी मेहनत लगेगी। ये सुनकर मदीहा कहती है, आपका रूम नहीं, मेरा भी रूम में अभी तो बड़ी स्टाइल में बोल रहे थे, जो मेरा है वो तुम्हारा है, अब इतनी धौंस जमा रहे हैं, सच में बहुत दोगले हैं आप। और वैसे भी इतना भी कोई गंदा नहीं है, थोड़ा बहुत गंदा हुआ है, खाते पीते में तो हो जाता है, इतना ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है आपको।
वो लगातार बकबक करती जा रही थी और अदनान इरिटेट होते हुए उसे देख रहा था। अब उसमें हिम्मत नहीं थी कि और उसकी बकवास सुन सके। वो कुछ कहता उससे पहले ही उसकी नज़र बेड पर साइड में पड़े मदीहा के दुपट्टे पर जाती है, तो कुछ सोचकर वो उस दुपट्टे को उठाता है और एकदम से मदीहा को पकड़कर उसके हाथ पैर इस दुपट्टे से बांधने लगता है। ये देखकर वो घबराते हुए कहती है, यह क्या कर रहे हैं आप, मुझे छोड़िए। मैं इससे आगे वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही अदनान उसके हाथ पैर बांधकर साइड टेबल पर रखे टेप को उठाकर उसके मुंह पर लगा देता है, जिससे वह बिल्कुल चुप हो जाती है। अदनान को पता था अगर वो उसे चुप होने के लिए भी कहेगा तब भी वो चुप नहीं होगी, और फिलहाल उसका दिमाग वैसे ही गर्म हो रहा था, इसलिए मदीहा को चुप करने का यही रास्ता दिखा उसे। इस वक्त मदीहा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका किडनैप कर लिया हो। उसे बिल्कुल चुप देखकर अदनान उसे आहिस्ता से अपनी बाहों में उठाता है और ले जाकर सोफे पर बड़े ध्यान से बैठा देता है, क्योंकि एक वही जगह थी जो जरा साफ थी। इस बीच वो बोलने की कोशिश तो कर रही थी पर ना बोल पा रही थी ना हिल पा रही थी, क्योंकि मुंह पर टेप लगा था और हाथ पैर दुपट्टे से बंधे थे। उसे ठीक से सोफे पर बैठाने के बाद अदनान वापस बेड के पास आता है और एक नज़र चारों तरफ घुमाकर पूरे कमरे को देखता है, फिर साइड ड्रॉर से ग्लव्स निकालकर पहनता है और कमरा साफ करने लगता है। वो चाहता तो किसी मुल्जिम से करवा सकता था, पर अदनान को अपने काम किसी से कराना पसंद नहीं था। उसके ज्यादातर काम वो खुद ही करता था सिवाय लॉन्ड्री के, और दूसरी बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके कमरे में आए, इसलिए घर के ज्यादातर लोगों में से किसी ने उसका कमरा तक नहीं देखा था। पहले उसके कमरे के ज्यादातर सारे काम शिफा जी करती थी, फिर कुछ सालों से वो सब कुछ मदीहा से कराने लगा था, सब कुछ उससे जबरदस्ती उधमकाकर ही सही। मदीहा बस टुकूर टुकूर उसे ही देख रही थी, या यूं करो कि घूर रही थी। उसने उसे बांधकर जो रखा था। इधर दूसरी तरफ मिर्जा अपने केबिन में बैठा किसी फाइल को साइन कर रहा था, तभी उसका असिस्टेंट पवन वहां आकर जरा घबराते हुए कहता है, सर पता चला है उस लखन ने अपना केस कोर्ट में रजिस्टर कर दिया है। ये सुनते ही मिर्जा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट, ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो अकेला अपने दम पर हमारे खिलाफ जा सके, और मैंने तुम्हें कहा था ना जिसको जितनी रिश्वत देनी है दो, पर इस मामले को दबाओ, फिर कैसे हुआ ये। पवन डरते हुए, सर हमने सारे पुलिस वालों को रिश्वत दी थी, किसी ने फतक दर्शन करे पता नहीं कैसे, नॉर्मल सा मामूली किसान कोर्ट तक जा पहुंचा, पता चला है कोई उसे सपोर्ट कर रहा है और उसने किसी वकील को भी शायद हायर कर लिया है। मिर्जा गुस्से में अपने माथे पर हाथ फिराते हुए कहता है, पता करो कौन सा वकील हायर किया है उसने, और उस वकील का मुंह बंद करो, चाहे जितने पैसे देने पड़े, जितनी जल्दी हो सकता है इस केस को रफा दफा करो, जरूरत पड़ी तो लखन के परिवार वालों को भी उठा लो और मरवा दो, मुझे बस मामला शांत चाहिए, समझे, अब दफा हो यहाँ से। मिर्जा का गुस्सा देखकर पवन फौरन वहां से चला गया, पर वो लोग इस बात से अनजान थे कि उनकी जिंदगी में अदनान सिद्दीकी नाम का जलजला आ गया है। जारी है, यू आर सो स्पेशल टू मी। अदनान ने 20 मिनट में ही सारा कमरा बिल्कुल पहले की तरफ साफ सुथरा कर दिया। इस बीच मदीहा जिसके हाथ पैर बांधकर अदनान ने उसे बैठाया था बेड पर, वो उसे ही बुरी तरह घूर रही थी। सब कुछ बिल्कुल क्लीन करने के बाद अदनान ने एक नज़र अपने ग्लव्स डस्टबिन में फेंके और आहिस्ता से चलकर उसके पास आया और सबसे पहले उसके मुंह से टेप निकाला, और टेप हटते ही वो तुरंत गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बांधे कि आप जानते भी हैं कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। इससे आगे वो कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि अदनान ने अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया था और उसकी बोलती दोबारा से बंद कर दी थी। अदनान अपनी गहरी आवाज में, अगर तुमने दोबारा पागलों की तरह चिल्लाया तो मैं इस बार तुम्हें दोबारा बांध कर नीचे चला जाऊंगा, फिर बैठी रहना ऐसे ही। ये सुनकर मदीहा की आंखों में एकदम से डर दिखने लगता है और वो फौरन ना में गर्दन हिलाने लगती है। ये देखकर अदनान उसके मुंह से अपना हाथ हटाता है। इस बार वो पहले से शांत थी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। ये देखकर वो उसके हाथ पैर भी खोलता है। अदनान उसे वही सोफे पर दोबारा ठीक से बैठा कर कहता है, मैं नहा कर आता हूँ, तब तक खबरदार जो तुमने इस सोफे से उठने की हिमाकत भी की तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा, याद रखना। ये सुनकर तो जैसे मदीहा एकदम अच्छे बच्चों की तरह मुंह पर उंगली रखकर बैठ जाती है। अब उसे कोई नई सजा नहीं सुननी थी और अदनान भी उसे एक लास्ट वार्निंग लुक देकर अपने कपड़े लेकर सीधा बाथरूम में चला जाता है। वही उसके जाते ही मदीहा अदनान की मिमिक्री करते हुए कहती है, मैं नहा कर आता हूँ, तब तक खबरदार जो तुमने इस सोफे से उठने की हिमाकत की, वरना मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। हूँ आए बड़े, मैं क्यों मानूं इनकी बात, मैं तो जाऊंगी नीचे। इतना कहकर वो अभी सोफे से उठकर एक कदम भी नहीं चली होगी कि बाथरूम के अंदर से अदनान की गुस्से से भरी आवाज आई, चुपचाप वापस वहीं बैठो वरना तुम्हें बाथरूम में लाकर अपने साथ निल्हाऊंगा, एंड ट्रस्ट मी कपकेक, आई वुडंट हेसिटेट इन डूइंग दैट। ये सुनते ही वो चुपचाप वापस सोफे पर तुरंत बैठ जाती है और खुद से ही कहती है, यह कोई जिन विन तो नहीं है जो मेरी सारी बातें सुन पा रहे हैं, या अल्लाह मुझे बचाओ इनसे।
कुछ देर बाद मदीहा सोफे पर बैठे हुए ही अपनी उंगलियों को आपस में उलझाकर उनसे खेल रही थी, तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और अदनान अंदर आया। उसने फिलहाल सिर्फ एक वाइट टॉवल अपनी कमर पर लपेट रखी थी और कुछ भी नहीं पहना था। पानी की कुछ बूंदें उसके बालों से होकर उसके चेस्ट को भिगो रही थी और वो दूसरे हाथ से एक टॉवल से अपने बाल पोंछ रहा था। इस वक्त वो इतना हॉट सिजलिंग लग रहा था कि महज उसकी मौजूदगी से कमरे का टेम्परेचर बढ़ गया था। उसकी वो परफेक्ट बॉडी, सिक्स पैक एब्स, फिट वी शेप बॉडी, ब्रॉड शोल्डर, टफ बैक, वो यकीनन बहुत ही हैंडसम पर्सनालिटी का मालिक था। अगर अभी कोई उसे देखता तो फिर बस देखता ही रह जाता। मदीहा का भी कुछ यही हाल था। वो आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। उसे सच में अंदाजा नहीं था कि उसका शौहर इतना हॉट है, या यूं कहो कि कभी शायद उसने अदनान पर ध्यान ही नहीं दिया था। मदीहा अभी भी उसे ही अजीब नजरों से देख रही थी। तभी अदनान का ध्यान उस पर जाता है तो वो फौरन अपनी नजरें फेरकर अपनी आंखों पर हाथ रखकर नौटंकी करते हुए कहती है, या अल्लाह, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ, ना कोई शर्म ना कोई हया, इतनी बेहयाई की बिना कपड़ों के लोगों के सामने घूम रहे हैं। बस अब यही देखना ये गया था, या अल्लाह लोगों को हिदायत दे कि अपना ना सही दूसरों का ही कुछ शर्म हया का ख्याल करे। अदनान, जो अब तक अपनी आईब्रो सिकुड़ते उसकी बातें सुन रहा था, वो जिस टोबल से अपने बाल सुखा रहा था उसे बेदर्दी से बेड पर फेंकता है और आहिस्ता से उसकी तरफ आकर धीरे धीरे उसके ऊपर बैंड होने लगता है। उसका एक हाथ पीछे सोफे से टिका था और वो लगभग पूरा मदीहा के ऊपर झुका हुआ था। वही मदीहा जो आंखें कवर करे हुए बैठी थी। जब उसे अदनान की कोई हलचल महसूस नहीं हुई तो उसने अपनी आंखें खोली। सामने अपने इतने नजदीक अदनान को देखकर उसकी सांसें जैसे थम सी गई। ये पहली बार था जब वो उसे ऐसे बिना कपड़ों के देख रही थी, वो भी इस कद्र इतने नजदीक। वो हड़बड़ाते हुए कहती है, आ प आप, दू दू दूर हटिए, क्या कर रहे हैं। अदनान उसके और नजदीक झुकते हुए अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहता है, क्यों, कुछ फील हो रहा है मुझे ऐसे देखकर। मदीहा, जो घबराई आंखों से उसे देख रही थी, हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं क्यों कुछ फील करूंगी। अदनान अपने अंगूठे से उसके होठों को बड़े सडक्टिव तरीके से छूते हुए कहता है, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ हो रहा है तुम्हें। मदीहा जल्दी जल्दी ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं कुछ नहीं हो रहा, बोला ना मैंने। अदनान उसकी नाक को अपनी नाक से टच करते हुए कहता है, योर शो कपकेक। उसकी हल्की सी छुअन से मदीहा बुरी तरह कांप रही थी। ऐसा नहीं था उसे यह टंच बुरा लग रहा हो, बस उसे जो भी फील हो रहा था वो उसे समझ नहीं पा रही थी। उसके लिए यह एक्सपीरियंस करना जरा मुश्किल ना। अभी कोई उसके इतने करीब नहीं आया था जितना आज अदनान था। ये करीबी उसके अंदर कई एहसासों को जिंदा कर रही थी, बस वो इसे समझ नहीं पा रही थी। और वही अपनी करीबी का मदीहा पर यह असर होता देख अदनान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसे पता था कि वो बड़े आराम से मदीहा को कंट्रोल कर सकता है, पर बस तब तक जब तक वो अपनी जिद पर ना उतर आए, क्योंकि उसके बाद तो मदीहा किसी की नहीं सुनती। मदीहा को इस तरह कांपता देख वो आगे कहता है, कपकेक, टेल मी ना, आर यू फीलिंग समथिंग। मदीहा, जिसकी आंखें बंद थी, वो टूटे फूटे शब्दों में ही कहती है, न नहीं। अदनान, ये तो बड़ी बुरी बात है कि तुम्हें मेरे इतने नजदीक होने से भी कुछ फील नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, अब फील होगा। इतना कहकर वो फौरन उसे किसी बच्चे की तरह गोद में उठाकर लेता है। उसके इस एक्शन से हड़बड़ाहट के कारण अपने आप मदीहा के पैर अदनान की कमर पर बंध जाते हैं और उसके हाथ अदनान के मजबूत कंधों पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेते हैं। वहीं अदनान के भी दोनों हाथ मदीहा की नाजुक सी कमर पर थे। अब मंजर कुछ ऐसा था कि मदीहा सीधा अदनान की स्किन के कांटेक्ट में थी, क्योंकि अदनान ने ऊपर तो कुछ नहीं पहना था। और यह महसूस होते ही वो हड़बड़ाते हुए कहती है, छोड़िए मुझे। क्या क्या कर रहे हैं आप, छोड़ो मुझे अभी के अभी। उसे ऐसे मचलता देख अदनान और उसे अपने करीब कर लेता है, जिससे मदीहा की आंखें एकदम हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। उसकी तो जैसे सांसें रुक गई थी अदनान की हरकतों से। वह एक उसकी कुर्बत नजदीकी ही थी जो मदीहा को चुप कर देती थी, वरना लड़ने में तो वो अदनान से भी बहुत आगे थी। अदनान बेहद मदहोशी भरेन स्वर में कहती है, क्या हुआ, अब हुआ कुछ फील, हम कपकेक, टेल मी ना। मदीहा से अब कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। फिलहाल ना उसकी जबान उसका साथ दे रही थी, ना जहन, ना धड़कने और ना ही सांसें, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल था। उसे ऐसे चुप देखकर अदनान दोबारा पूछता है, व्हाट हैपेंड कपकेक। ये दिल की धड़कनें, यह उलझी हुई सांसें, ये घबराहट, ये तो मुझे कुछ और ही इशारे कर रही है। और पता है क्या इशारे कर रही है। मदीहा कुछ नहीं सुनती, उससे सुना ही नहीं जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और ना ही उसकी हिम्मत हो रही थी कुछ कहने की। उसे खामोश देखकर अदनान कहता है, कुछ बोला नहीं जा रहा, ना बोला जाएगा भी नहीं। मेरी करीबी में तुम्हारी आवाज निकलने की भी इजाजत नहीं है कपकेक, पर हाँ, तुम्हारी चीखें जरूर निकलेंगी, पर अभी नहीं, अभी बहुत छोटी हो तुम।
मदीहा को उसकी बातों का मतलब बहुत अच्छे से समझ आ रहा था, बेवकूफ नहीं थी वो, बस सब ना समझने की नाटक करती थी, पर फिलहाल उससे वो नाटक नहीं हो रहा था। अदनान की बातें अब उसे डरा रही थी। वही अदनान पर अब मदहोशी छाने लगी थी। वो उसके चेहरे के नजदीक आकर उसके गालों को लिक करते हुए कहता है, क्यों हो तुम इतनी छोटी कपकेक, काश तुम थोड़ी सी और बड़ी होती तो अब तक चीजें कितनी और सॉर्टेड होती। फिर हल्का सा उससे दूर होकर उसके चेहरे पर आए बालों को साइड करते हुए आगे कहता है, तुम्हें पता है कितनी स्पेशल हो तुम मेरे लिए, तुम्हें देखता हूँ तो जिंदगी जीने का एहसास होता है, तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारी कुर्बत मुझे सुकून देती है। कपकेक, यू आर सो स्पेशल टू मी माई बेबी दिल, टेल मी ना डिड यू एवर फील समथिंग फॉर मी। मदीहा जो अभी तक खामोशी से या यूं कहो घबराहट में उसकी बातें सुन रही थी, अब उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया था, इसलिए वो बड़ी हिम्मत कर कर बोलती है, उतार दीजिए ना मेरे को नीचे। उसकी बातें सुनकर अदनान जो इतने प्यार से उसे सब बता रहा था, उसका चेहरा गुस्से में एकदम लाल हो जाता है और वो सख्त आवाज में दांत पीसते हुए कहता है, मैं तुमसे कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ और तुम्हें मुझसे दूर जाने की पड़ी है। कांट यू गेट दैट इन योर स्टूपिड माइंड दैट आई नीड यू ब्लडी स्टूपिड। ये कहते हुए उसकी पकड़ मदीहा की कमर पर कुछ कस गई थी, जिससे अब मदीहा को कुछ तकलीफ हो रही थी। अदनान की आंखों में एक जुनून था जिससे उसे भागना था, पर अभी वो बिल्कुल उसके नजदीक अपनी दीवानगी का एक नमूना पेश कर रहा था। अदनान अभी भी अपनी आंखों में जुनून लिए उसे ही देख रहा था, पर अचानक उसकी पकड़ मदीहा की कमर पर कुछ हल्की हुई और अगले ही पल वो उसे बड़ी संभाल कर नीचे उतार कर कहता है, जाओ फ्रेश हो जाओ, फिर नीचे चलते हैं। इतना कहकर वो बिना कुछ सुने खुद चेंजिंग रूम की तरफ चला जाता है और मदीहा हैरान आंखों से उसे देखती रह जाती है। मतलब ये शख्स जो अभी इतनी जुनून भरी बातें कर रहा था और अब उसे ऐसे छोड़कर चला गया, यकीनन अदनान सिद्दीकी उसकी समझ से बाहर था। जारी है सेल्फिश कपकेक। डाइनिंग टेबल पर डिनर का वक्त, सब साथ में बैठकर डिनर कर रहे थे, तभी सहीर जी कहते हैं, कल हमारे एक बिजनेस पार्टनर अपनी बेटी के साथ डिनर पर आ रहे हैं, हम चाहते हैं सब घर पर रहें। रुखसार जी, कौन बेटा? जमाल जी है, एक बिजनेस पार्टनर, अम्मी मिस्टर कुरैशी लखनऊ से आए हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट है उनके साथ, तो हमने सोचा डिनर पर ही इनवाइट कर दे। रुखसार जी, हाँ अच्छा किया, बहुत वक्त से कोई मेहमान आया भी कहा था, एक गेट टुगेदर हो जाएगा। नाजिया बेटा, तुम शिफा और जमीला के साथ मिलकर कुछ अच्छा बना लेना डिनर के लिए। उनकी बात सुनकर वो तीनों भी सहमति देते हैं और फिर रोजमर्रा की बातों के बीच सब अपना अपना लंच करते हैं। इस बीच मदीहा बिल्कुल खामोश थी, जो नॉर्मल नहीं था, क्योंकि डिनर के वक्त वो सबसे ज्यादा बक बक करती थी। उसका जहन अभी भी कुछ देर पहले अदनान की कुर्बत नजदीकी में ही उलझा हुआ था। वही अदनान का सारा ध्यान हमेशा की तरह मदीहा पर था। उसकी वो घबराहट, झुकी नजरें, खामोशी, प्लेट में चम्मच घुमाना, वो बहुत अच्छे से समझ रहा था। खाने के बाद सब अपने अपने कमरों की तरफ चले गए। वहीं मदीहा, सोफिया, उम्मीद, रियान और अजहान ने अपना कब्जा रुखसार जी के कमरे में जमा लिया। आज उनका काफी दिन बाद लूडो खेलने का प्लान था, जो मदीहा ने ही बनाया था। वो बस किसी भी तरह अदनान से बचना चाहती थी और उसका सबसे बेहतरीन तरीके उसे यही लगा। रियान, जिसकी किस्मत इस खेल में बहुत बुरी थी, वो अपनी गोटी ना खुलने पर चिढ़ते हुए कहता है, कैसा गेम है यह, मेरा तो छहा तक नहीं रहा और इस मदीहा की सारी गोटियां एक साथ खुल गई। अजहर उसके सिर पर मारते हुए, बेटा तुझे खेलना वैसे भी नहीं आता, अगर छा भी गई तो अभी तेरी गोटियां वापस मर जाएंगी, देखियो। रियान उसकी बात पर बुरी तरह चिढ़ गया, पर कहीं ना कहीं ये सच भी था, वो हमेशा इस खेल में हारता ही था। वो पांचों अभी हंसी मजाक करते हुए खेल ही रहे थे कि तभी अदनान, जो मदीहा का कमरे में इंतजार कर 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 थक गया था, उसे ढूंढते हुए वहां आता है और उसे ऐसे परसुकून से खेलता देख उसकी आईब्रो सिकुड़ जाती है। मतलब कहाँ वो उसके इंतजार में परेशान हो रहा था और कहाँ यह मोहतरमा छह लाने की खुशी में दीवानी हुई जा रही थी। अदनान कमरे में अंदर दाखिल होकर उसके नजदीक जाता है और उसके बिल्कुल पीछे खड़े होकर अपनी सख्त आवाज में कहता है, अगर खेलना हो गया हो तो कमरे में चले बीवी। उसकी सख्त आवाज सुनकर सब उसकी तरफ देखते हैं और उसकी गुस्से में जल रही आंखें देखकर सबका चेहरे पर डर के भाव आ जाते हैं। वही मदीहा जब यह आवाज सुनकर पीछे देखती है तो अदनान को देखकर उसका भी कुछ हाल यही था। अदनान जितने गुस्से में उसे घूर रहा था, उसे पता था अब उसकी डांट पक्की है। रियान भाई, अभी तो खेलना स्टार्ट किया है, आप जाए ना आ जाएगी यह। रुखसार जी, हाँ बेटा खेलने दे। अदनान उन सबकी बातों को बड़ी शिद्दत से इग्नोर करते हुए मदीहा को भी घूरते हुए कहता है, सुनाई नहीं दी मैंने क्या कहा? उठो अभी के अभी। अदनान के इतने गुस्से में कहने पर मदीहा जल्दबाजी में उठने लगती है तो उसका पैर उसके कुर्ते में फंस जाता है और वो गिरने लगती है, तो अदनान फौरन उसे कमर से पकड़ लेता है और मदीहा के हाथ भी तुरंत उसके कंधों पर चले जाते हैं। वो वैसे भी बेड पर थी, अगर गिरती तो उस काफी लगती। अदनान उसे ठीक से कमर से पकड़कर नीचे उतारता है और डांटते हुए कहता है, ठीक से कुछ होता है तुमसे या नहीं? लगता है मेरी गैर मौजूदगी में एक बेबी सीटर हायर करनी पड़ेगी मुझे तुम्हारे लिए।
उसकी यह बात सुनकर सबको हंसी आ रही थी, पर कोई हंस नहीं सकता था क्योंकि वाकई में मदीहा की हरकतें कुछ ऐसी ही थी। मदीहा भी चुपचाप सिर नीचे कर कर अच्छे बच्चों की तरह उसकी बातें सुन रही थी। अब यह उसकी गलती तो नहीं थी कि वो हमेशा गिरती पड़ती रहती है। अदनान, अब नीचे गर्दन कर कर बस जमीन का मुआयना करोगी या चलना भी है तुम्हें? उसकी बात सुनकर मदीहा का मुंह और बन जाता है और वही उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर रुखसार जी अदनान से कहती है, बेटा रहने थे थोड़ी देर और खेलने दे उसे, फिर आ जाएगी, अभी वैसे भी 10 तक नहीं बजे। अदनान अजीब तरह से मुस्कुराते हुए रुखसार जी को देखकर कहता है, वो क्या है ना दादी, अपनी बीवी के बगैर नींद नहीं आती मुझे, इसलिए ले जाना तो पड़ेगा। उसकी यह बात सुनकर मदीहा, जिसका सिर पहले ही नीचे था, वो अपनी आंखें शर्म से बंद कर लेती है और बाकी सब भी अदनान को ही कुछ हैरानी से देखा रहे थे, पर अदनान सबकी नजरों को इग्नोर कर कर मदीहा से ही कहता है, और तुम चुपचाप स्लीपर्स पहनो, यहाँ खड़ा रहना काम नहीं है मेरा। उसकी डांट दोबारा सुनकर मदीहा फौरन अपनी स्लीपर्स पहन लेती है और तुरंत वहां से भागती है। उसे ऐसे भागता देख सब हैरानी से उसे एक नजर देखते हैं, फिर अदनान को देखते हैं जो खुद नागवारी में अपना सिर हिला रहा था, फिर वो भी अपने कमरे की तरफ चला जाता है। इधर मदीहा जल्दी से कमरे में आकर बेड पर चढ़ती है और खुद को ऊपर से नीचे तक कंबल में कवर कर लेती है। थोड़ी देर बाद अदनान जब कमरे में आता है और उसे ऐसे बेड पर लेटा देखता है तो उसकी आंखें एकदम छोटी हो जाती है। वो उसके पास जाकर उसके मुंह से कंबल हटाता है तो मदीहा की आंखें घबराहट में बंद हो जाती है। अदनान उसके ऊपर हल्का सा झुकते हुए कहता है, तुम्हें सोने के लिए नहीं लाया हूं मैं यहाँ, बल्कि कुछ और करने के लिए लाया हूँ। उसके मुंह से ये सुनकर मदीहा की आंखें और सांसें दोनों ही हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो फौरन उठकर बैठ जाती है और उससे हल्का सा दूर होते हुए हकलाकर कहती है, कर क्या मतलब? देखिए, अगर आपने को कुछ उल्टा पुल्टा करने की कोशिश की तो मैं आपका कत्ल कर दूंगी। बता रही हूँ। या फिर बालकनी से नीचे पटक दूंगी, या सिर विर फोड़ दूंगी, कसम से। अदनान उसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी पागल को देख रहा हो। जब मदीहा अपनी बात कहकर चुप हो गई तो वो उसे बिना किसी भाव के देखते हुए कहता है, हो गया? प्रश्नवाचक चिन्ह। बोल दिया जो बोलना था, या और कोई बकवास रह गई है तो वो भी बक दो। प्रश्नवाचक चिन्ह। पहली बात, तुम इतनी पिद्दी सी हो कि तुम्हें उठाने से पहले मुझे सोचना पड़ता है कहीं ज्यादा प्रेशर ना लगा दूं और तुम्हारी 2-4 हड्डियां टूट ना जाए तो मुझे मारने के अपने ये थर्ड क्लास ख्वाब और ख्वाहिशातों को अपने जहन तक रखो, क्योंकि हकीकत अमल में यह उतने ही मुमकिन है जितने तुमसे समझदारी की उम्मीद करना, समझी? और दूसरी बात, अपने इस बेफसूल दिमाग को कम चलाओ, खत्म हो जाएगा तो सारी जिंदगी बद्दिमाग बीवी को संभालना पड़ेगा, और जाकर अपनी किताबें उठा कर लाओ। मदीहा उसकी सारी बातें मुंह बनाते हुए सुन रही थी, पर जब उसने किताबों की बात सुनी तो वो हैरान आंखों से अदनान की तरफ देखने लगती है, जैसे पूछ रही हो ये किताबें बीच में कहाँ से आई। उसकी हैरानी समझते हुए अदनान उससे जरा दूर होकर कहता है, इम्तिहान है 4 दिन बाद से, बहुत हो गया आराम, अब चुपचाप किताबें उठाओ, मुझे इस बार तुम्हारी 90% से ज्यादा चाहिए, समझी? मदीहा किताबों की बातें सुनकर नाटक करते हुए कहती है, पर अभी तो मैं थक गई हूँ, कल से पढ़ूंगी पक्का। इतना कहकर वो दोबारा सोने लगती है, पर तभी अदनान उसे देखकर सख्ती से कहता है, सोने तो मैं तुम्हें दूंगा नहीं, अब चॉइस तुम्हारी है, पढ़ना है या वो करना है जो तुम्हारे इस स्टूपिड दिमाग ने सोचा था। ये सुनकर मदीहा एकदम झटके में बेड से खड़े होते हुए कहती है, अरे पढ़ रही हूँ ना मैं, बहुत पढ़ना है मुझे, अभी पैम्पर है मेरे, मैं कहाँ सो रही हूँ, वैसे भी पूरे दिन सोई ही तो हूँ मैं। अदनान उसकी नौटंकी देखकर अपना सिर ना में हिलाता है और बाहर की तरफ जाते हुए कहता है, 5 मिनट्स में मुझे तुम मेरे स्टडी रूम में चाहिए। अगर उससे 1 मिनट भी देर हुई तो फिर हम बेड पर वही करेंगे जो तुमने सोचा था, गॉट इट? इतना कहकर वो अपना लैपटॉप साइड टेबल से उठाकर वहां से निकल जाता है और मदीहा बस शर्म और हया भरेन लहजे से उसे देखती रह जाती है। 10 मिनट्स बाद अदनान अपनी हेड चेयर पर बैठा अपने लैपटॉप में तेजी से उंगलियां चला रहा था और मदीहा वहीं उसकी टेबल से जरा दूर रखे सोफे पर बैठी अपने फिजिक्स के सवालों को सुलझाने की कोशिश कर रही थी और पूरी तरह से उन्हीं में उलझी हुई थी जो अभी अदनान ने उसे दिए थे करने के लिए। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते उसके दिमाग में कुछ आता है और वो अदनान से पूछती है, अगर मेरे उतने नंबर आए जितने आप चाहते हैं तो आप मुझे क्या वो देंगे जो मैं चाहती हूँ? अदनान बिना उसकी तरफ देखे लैपटॉप को ही देखते हुए कहता है, हाँ, सिवाय तलाकनामे पर दस्तखत के तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, क्योंकि मुझसे रिहाई अब तुम्हें इस दुनिया में तो क्या इससे आगे भी नहीं मिल सकती, मेरे खुदा ने मुझे तुम्हें दे दिया है, अब तो तुम मेरी और मैं तुम्हारा ही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। मदीहा बड़े गौर से उसकी बातें सुन रही थी जो वो बस बिना उसकी तरफ देखे लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए बोले जा रहा था, पर उसकी आवाज की वो संजीदगी मदीहा की रीढ़ की हड्डी तक को कपकपाने पर मजबूर कर रही थी।
वो अब कुछ और नहीं कहती और वापस से अपने सवालों की तरफ अपना ज़हन कर लेती है क्योंकि फिलहाल वो इन बातों से शायद भागना चाहती थी। आधे घंटे में वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर कर अदनान के पास जाकर अपनी कॉपी दिखाती है तो वो एक एक कर कर सारे सवालों पर रॉन्ग का निशान बनाने लगता है क्योंकि उसने सब की सब गलत ही किया था। ये देखकर वो गुस्से में उसे डांटते हुए पेंसिल को उसके सिर पर मारते हुए कहता है, क्या है यह एक भी सही नहीं है, जो समझाया था वो कहाँ गया? मदीहा आहे है, मार क्यों रहे हैं, आपने अच्छे से नहीं समझाया तो इसमें मेरी क्या गलती? एक तो आपको कुछ आता वाता है नहीं, जबरदस्ती के टीचर बन गए हैं। अदनान उसे घूर कर, अपनी जबान कम और दिमाग ज्यादा चलाओ, तुम खुद तो चुहिया सी हो, दिमाग भी उतना ही है पर जबान बकायदा कैंची की तरफ चलाई आती है। उसकी बात सुनकर वो उसे कुछ कहती उससे पहले ही अदनान उसे गुस्से वाला एलजी लुक देता है और दोबारा क्वेश्चन समझाने लगता है। इस बार वो ठीक से सब समझ रही थी। उसे सब अच्छे से समझाकर अदनान वापस अपने काम में लग जाता है और मदीहा भी पढ़ने लगती है। थोड़ी देर बाद जब वो उसे सब क्वेश्चन कर कर दिखाती है तो इस बार सारे के सारे एकदम ठीक थे। ये देखकर वो मुस्कुराते हुए कहती है, देखा हूं ना मैं इंटेलिजेंट, सब सही किया है। अदनान अपनी आंखें छोटी कर कर कहता है, अच्छा सब सही किया तो खुद क्रेडिट ले लिया और जब गलत किया तो सारा दोष मुझ पर डाल दिया, सो सेल्फिश, कपकेक, वेरी बैड दिल। मदीहा, ऐसा कुछ नहीं है, आपने तो बस पढ़ा दिया, मुझ में दिमाग था तभी तो मैं समझ पाए, अब चाहे वो मटर के दाने के बराबर ही क्यों ना हो। वो अपनी तारीफ और बेइज्जती साथ साथ कर रही थी। इस पर अदनान को समझ नहीं आया कि वो उसे बेवकूफ़ कहे या मासूम। फिर वो उसे दूसरे सिलेबस के भी कुछ टॉपिक रिवाइज करने के लिए दे देता है। मदीहा का मन तो नहीं था और उसे नींद भी बहुत आ रही थी, पर फिलहाल वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए चुपचाप पढ़ने बैठ जाती है दोबारा। कुछ देर बाद अदनान की नज़र मदीहा पर जाती है जो बार बार झपकियां ले रही थी। उसे इतनी नींद आ रही थी कि उससे बैठा तब नहीं जा रहा था। ये देखकर वो बड़े प्यार से उससे पूछता है, नींद आ रही है? ये सुनकर मदीहा नींद में ही आंखें झपकाकर हाँ में इशारा करती है तो वो उसे हाथों के इशारे से अपने पास बुलाते हुए कहता है, कम हियर। ये सुनकर वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए उसके पास जाती है तो अदनान उसे पकड़कर किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी गोद में बैठा लेता है और उसका सिर अपने सीने पर लगाकर हल्का थपथपाते हुए कहता है, सो जाओ, अभी मुझे कुछ काम है, फिर मैं ले जाऊंगा रूम में। अगर कोई और वक्त होता तो अब तक मदीहा घबराकर उसकी गोद से उठ चुकी होती, पर अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो खुद होश में नहीं थी। उसकी आंखें बड़ी मुश्किल से खुल पा रही थी। अदनान के इस तरह सिर सहलाने पर वो धीरे धीरे नींद के आगोश में जाने लगी। उसे आराम से सोता देख अदनान ने जो शॉल खुद ओढ़ी थी वो उसे अच्छे से उठाए और एक हाथ से उसका सिर आहिस्ता आहिस्ता सहलाने लगा। उसका दूसरा हाथ अभी भी लैपटॉप पर ही था। जारी है। सो हॉट। दूसरे दिन शाम 7 बजे सभी लोग आज जल्दी घर आ गए थे। अदनान भी फिलहाल अपने स्टडी रूम में था और मदीहा अपने ही कमरे में पढ़ाई कर रही थी। उसने अब इम्तिहान को अब बहुत सीरियस ले लिया था। उसे अपनी नॉवेल्स वापस चाहिए थी जो अदनान ने स्टोर रूम में बंद कर दिए थी, इसलिए उसने ठान लिया था अब खूब सारी पढ़ाई करेगी और अपनी नॉवेल्स वापस ले लेगी। इधर बाकी सब नीचे हॉल में मौजूद थे कि तभी डोर बेल बजती है। एक मुलाजिम दरवाजा खोलता है तो कुरैशी साहब अपनी वाइफ और बेटी साहिबा के साथ आए हुए थे। वो लोग अंदर आते हैं तो सहीर जी और पूरा परिवार उनका और उनकी फैमिली का इस्तकबाल करते हैं। मिस्टर कुरैशी का फर्नीचर का बहुत बड़ा बिजनेस था पूरे इंडिया में। उन्हें आज एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था जिसके लिए वो अपनी वाइफ और बेटी के साथ यहाँ आए हुए थे। उनकी बेटी साहिबा फिलहाल 22 साल की एक खूबसूरत औरत, बेहद मॉडर्न ख्यालातों की लड़की थी। अपनी सारी जवानी बाहर अमेरिका में पढ़कर उसने तालीम तो हासिल कर ली, पर मॉडर्न कल्चर में वो इतना घुल गई कि तमीज़ और अदब का दायरा नहीं समझ पाए। कुरैशी साहब अपनी बेटी साहिबा से कहते हैं, बेटा सलाम करो सबको। उनके कहने पर वो जरा उखड़े अंदाजा में सबको सलाम करती हैं। वो सब मुस्कुराते हुए ही उसे देखते हैं। शबाना जी प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराने के लिए बढ़ाती है तो वो फौरन पीछे होकर जरा खिसियाते हुए कहती है, हे प्लीज डोंट टच माई हेयर्स, मैंने बहुत मुश्किल से इन्हें स्टाइल किया है। उसकी टोन काफी रूड थी जिसे सुनकर शबाना जी जरा मायूस हो जाती है और बाकी घर वालों को भी थोड़ा बुरा लगता है। सोफिया, रियान और उम्मीद तो गुस्से में साहिबा को घूरने लगते हैं। मिस्टर एंड मिसेज कुरैशी को भी काफी इंसल्टिंग लगता है। वो अपनी बेटी के बिहेवियर से बहुत अच्छे से वाकिफ थे और उसे काफी समझा कर भी लाए थे, पर फितरत कहाँ किसी की बदलती है। पर शबाना जी ने बड़प्पन दिखाते हुए मुस्कुराकर कहा, सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था, वैसे बहुत प्यारी हो आप। साहिबा जरा तकव्वुर घमंड से मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पता है, पर फिर भी थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट।
कुरैशी जी जब और अपनी बेटी के बिहेवियर से शर्मिंदा नहीं हो पाते तो मुस्कुराते हुए बात बदल कर कहते हैं, अरे सहर साहब, आपने अपने बड़े बेटे से तो मिलाया ही नहीं, बड़ी ख्वाहिश है उससे मिलने की। उसकी सक्सेस स्टोरीज तो हर दिन लगभग अखबार की हेडलाइन होती है। उनकी बात सुनकर सभी घरवालों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वही सहर जी का तो सीना जैसे गर्व से चौड़ा हो गया था। आज न जाने कितने लोग उन्हें बिजनेसमैन के तौर पर नहीं बल्कि अदनान के बाप के तौर पर जानते थे, और इससे ज्यादा गर्व की बात उनके लिए कुछ नहीं हो सकती थी। वो वैसे ही मुस्कुराते हुए कहते हैं, वो अपने स्टडी रूम में है, मैं उसे बुलवाता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, तब तक आप लोग बैठे, हमें भी जरा मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। इतना कहकर वो पास खड़े मुलाजिम को अदनान के स्टडी रूम की तरफ भेजते हैं और बाकी लोग भी सब सोफों पर अपनी अपनी जगह बैठते हैं और सहर जी कुरैशी फैमिली से बाकी सबका तारुफ परिचय कराने लगते हैं। इस बीच साहिबा बड़े एटीट्यूड से सबको देख रही थी। उसके चेहरे पर घमंड और तकव्वुर साफ दिख रहा था, और ये देखकर उम्मीद धीरे से सोफिया और रियान के कान में कहती है, जरा देखो तो कैसे उल्टे सीधे मुंह बना रही थी, शी इज सो नेगेटिव। रियान, बचपन से ही बाप के पैसों पर ऐश करने के कुछ यही नतीजे हैं। अब समझ आ रहा है हमारे घर वालों ने क्यों हमारे ऐशो आराम और बेफसूल ख्वाहिशातों पर इतनी रोक टोक क्यों लगा रखी है। सोफिया साहिबा को घूरते हुए, देखा तुम लोगों ने अभी कैसे डिसरिस्पेक्ट किया, इसने अम्मी को, दिल तो चाह रहा था मुंह तोड़ दूं इसका। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था, और यह महसूस कर कर उसके बगल में बैठा अजहन उसे शांत करते हुए उसके कान में धीरे से कहता है, सुशांत, अभी मेहमान है हमारे, ओके बी ए गुड गर्ल नाउ एंड बिहेव। उसकी बात सुनकर सोफिया जरा शांत हो जाती है। सब बातों में ही मशरूफ थे कि किसी के सीढ़ियों से नीचे उतरने की आवाज आती है। सब वहां देखते हैं तो यह अदनान था जो अपनी स्लीव्स फोल्ड करते हुए बड़ी बेतकल्लुफी में नीचे उतर रहा था। फिलहाल उसने एक सफेद रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था जो वो ज्यादातर घर पर पहनता है। उसे देखकर सबका ध्यान उस पर ही ठहर जाता है। यह मुमकिन था भी नहीं कि उसकी मौजूदगी में कोई किसी और को तवज्जो दे पाए, फिर चाहे घर वालों हो या बाहर वाले। साहिबा तो मुंह खोले उसे ही देख रही थी। उसने अपनी जिंदगी में शायद आज तक इतना हैंडसम और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला मर्द नहीं देखा था। अदनान की पर्सनालिटी एकदम अलग थी। उसके लुक्स, उसकी आवाज, उसकी मौजूदगी, उसका वो कोल्ड और डोमिनेटिंग ओरा, टफ लुक, हॉट एंड फिट बॉडी, शार्प फीचर्स, वो एक ऐसा मर्द था जिसे जो देखे अपनी जिंदगी का मकसद बना ले, सिवाय एक बेवकूफ लड़की के जो उसके दिल पर राज करती थी। साहिबा खुद हिप्नोटाइज होकर बस उसे देखे जा रही थी और उसके मुंह से बस यही कुछ शब्द निकले, सो हॉट फायर। उसने ये जरा धीमी आवाज में कहा था जिसके कारण बाकी घर वालों को तो कुछ सुनाई नहीं दिया, पर उसके पास वाले सोफे पर बैठी सोफिया, उम्मीद, रियान और अजहर के कानों में बराबर उसकी आवाज आई। और उसकी आवाज सुनकर सोफिया गुस्से में चिढ़ते हुई पर धीमी आवाज में कहती है, या अल्लाह, देखो जरा कैसे मेरे भाई पर नजर डाल रही है, और यह मदीहा कहाँ है, उसके शौहर पर कोई नजर डाल रहा है और वो पता नहीं कहाँ गायब है, आज ही पढ़ लेगी क्या सारा। उम्मीद उसके कान में हल्का सा कहती है, अभी थोड़ी देर पहले मुलाजिमा गई तो थी, बुलाने आती होगी। अजहर जो उनकी खुसर पुसर सुन रहा था हल्का सा डांटते हुए कहता है, चुप रहो तुम सब एकदम। उसकी बात सुनकर वो सब भी चुपचाप बैठ जाते हैं। अब भाई अजहन का भी कुछ रोल था। अब तक अदनान भी वहां आ गया था। उसे देखकर मिस्टर कुरैशी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट आ जाती है और वो उसके रोब के आगे झुकते हुए खुद खड़े होते हैं और उसके आगे हाथ बढ़ाते हैं। तो अदनान भी बिना किसी भाव के उनसे हाथ मिला लेता है। उसके चेहरे पर संजीदगी अभी भी कायम थी। मिस्टर कुरैशी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहुत नाम सुना है तुम्हारा बेटा, तुम जैसे इतनी कम उम्र में इतने काबिल वकील को हमने पहली बार देखा है। उनकी बात सुनकर अदनान हल्का सा तल्खी से मुस्कुराते हुए कहता है, उम्र तो सिर्फ चंद नंबर्स है, वरना टैलेंट और मेहनत उम्र के मोहताज कहा। उसकी बात सुनकर मिस्टर कुरैशी और इम्प्रेस हो जाते हैं और एक नज़र साहिबा को देखते हैं जो अभी अभी मुस्कुराते हुए अदनान को निहार रही थी, पर अदनान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं था। मिस्टर कुरैशी आज यहाँ कुछ सोचकर आए थे और अदनान से पर्सनली मिलकर उनकी वो ख्वाहिश जैसे और पक्की हो गई। वही साहिबा ने जब अदनान को खुद को इस तरह इग्नोर करता देखा तो वो बहुत चिढ़ गई। किसी ने आज तक उसे नजरअंदाज नहीं किया था। लड़के उसकी एक नज़र के लिए मरते थे और आज यहाँ जिस पर उसकी नज़रें ठहरी है वो उसे देख तक नहीं रहा। ये तो उसके ईगो पर बात आ गई थी, इसलिए वो खुद को नोटिस कराने के लिए अदनान के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपना हाथ आगे करते हुए बड़ी अदा के साथ मुस्कुराते हुए कहती है, हाय, आई एम साहिबा कुरैशी। पर अदनान ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं और ना ही उसकी तरफ देखा, वो बल्कि चारों तरफ देख रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। पर जब उसे वो नहीं मिली जिसकी तलाश उसकी आंखों और उसके दिल को थी तो वो सीधा शिफा जी की तरफ देखकर पूछता है, अम्मी कपकेक कहाँ है। उसके पूछने पर शिफा जी हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, अभी भेजा तो था, थोड़ी देर पहले मुलाजिमा को आए ही नहीं, पता नहीं कितना पढ़ना है उसे, मैं दोबारा भेजती हूँ किसी को।
उनकी बात सुनकर अदनान कहता है, आप रुकिए, मैं लाता हूँ उसे। ये कहकर वो जाना लगता है कि तभी साहिबा फौरन उसकी एक बाजू पकड़ कर कहती है, अरे आप क्यों जा रहे हैं, पूछिए, दरअसल आपसे लॉ से रिलेटेड कुछ कुछ सवाल करने हैं, दरअसल मेरा भी प्लान है लॉ पढ़ने का। तो वो अभी इतना ही कह पाई थी कि अदनान अपनी बाजू बड़ी बेदर्दी से उसके हाथों से छुड़ाता है और अपनी सख्त आंखों से उसे घूरते हुए कहता है, डोंट यू डेयर टू टच मी अगेन, मुझे अनजान लोगों की छुअन पसंद नहीं है, और हाँ, मैंने कोई लॉ यूनिवर्सिटी नहीं खोल रखी है, तो मुझसे पूछने की बजाय यूज योर फोन। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है और साहिबा बस उसे देखती रह जाती है। ये पहली बार था जब किसी ने उसकी बेइज्जती की थी, वो भी इतनी बुरी तरह से, पर अब उसे अदनान की हसरत होने लगी थी। वो एक नज़र में उसकी जिद बन गया था जैसे। पर हमारी बच्चा पार्टी और खासकर कि सोफिया तो बहुत खुश थी, उसे जैसे जन्नत मिल गई हो साहिबा की बेइज्जती होता देख। इधर अदनान कमरे में आता है तो वहां का माहौल देखकर उसकी आंखें एकदम छोटी हो जाती है। पूरे कमरे की लगभग लाइट बांधी थी और मादिहा स्टडी टेबल पर बैठी हुई थी। वहां पर लैंप जल रहा था और लैंप का पूरा फोकस किताबों में था। मदीहा ने अपना हुलिया भी कुछ ऐसा ही बनाए रखा था। उसने अपने सिर पर अपना दुपट्टा बांधा हुआ था जैसे वो माउंट एवरेस्ट चढ़ने जा रही हो, और वो बड़े ध्यान से पढ़ रही थी। साइड में संदीप महेश्वरी का मोटिवेशनल वीडियोस भी चल रहा था। ये देखकर को उसका माथा और खून जाता है। वो लाइट ऑन करता है तो मदीहा, जिसका अभी तक सारा फोकस अपनी किताबों में था, वो चिढ़ते हुए गुस्से में उसकी तरफ देखती है और गुस्से में कहती है, यह क्या किया आपने, पूरा माहौल बिगाड़ दिया, पढ़ रही थी ना मैं। अदनान उसके पास आकर सबसे पहले वो संदीप महेश्वरी की स्पीच बंद करता है और उसके सिर पर बंधा दुपट्टा खोलते हुए कहता है, बहुत हो गया तुम्हारा पढ़ाई करो अभियान, अब नीचे मेहमान आए हैं तो चलो। अदनान की बात सुनकर वो वैसे ही झुंझलाते हुए कहती है, आए हैं तो क्या करूं मैं, खाना वाना खिलाओ उन्हें और टाटा बाएं बाएं करो, मैं क्या करूं इसमें, उन्हें अपने हाथों से खिलाऊं। ये कहते हुए वो अपनी बंद किताबें दोबारा खोलने लगती है। अदनान, अम्मी ने बुलाया है, मैं तुम्हें चलने के लिए नहीं कहता, बट तुम्हें खुद भी थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, सो कॉमन गेट अप। मदीहा पर अदनान उसे गुस्से में घूरते हुए इस बार सख्त आवाज में कहता है, मैंने कहा ना, नीचे चलना है तो चलना है, नो मोर क्वेश्चंस नाउ, तुम सिर्फ डिनर कर कर वापस आ जाता ओके। उसकी बात सुनकर मदीहा को भी लगता है कि उसे थोड़े आराम की जरूरत है। आज उसने पूरे दिन पढ़ाई की थी और वैसे भी 15-20 मिनट में डिनर का टाइम तो हो जाएगा, तो यही सब सोचकर वो उसकी बात मान जाती है और पहले फ्रेशन अप होने चली जाती है, क्योंकि फिलहाल उसकी नीचे जाने वाली हालत नहीं थी और अदनान तो वैसे भी उसके हुलिये को लेकर काफी सख्त था। जारी है, स्टे अवे फ्रॉम माई मैन। अदनान मदीहा का हाथ पकड़कर उसे नीचे लाता है। मदीहा ने कपड़े नहीं बदले थे, वो वही पहनी थी जो उसने पहले पहना हुआ था, एक पिंक कलर का सूट जिस पर ग्रे कलर का डिजाइन बना हुआ था, होठों पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक और आंखों में गहरा काजल, बस इतना ही। उसे वैसे भी ज्यादा सजना संवरना बेफसूल के काम लगते थे। वो अदनान के साथ नीचे आती है तो मिस्टर एंड मिसेज कुरैशी नासमझी में उसे ही देख रहे थे। वहीं साहिबा का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसके हाथ पर था जिसे अभी अदनान ने पकड़ा था, और ये देखकर उसके गुस्से में कुछ इजाफा हुआ। उसे याद आया कि कैसे कभी थोड़ी देर पहले अदनान ने सबसे सामने बुरी तरह उसका हाथ झटका था। वो लोग नीचे आए तो मदीहा ने सबको बड़े एहतराम इज्जत के साथ सलाम किया और अदनान से अपना हाथ छुड़ाकर सोफिया के बगल में आकर खड़ी हो गई, और यह बात अदनान को कुछ खास पसंद नहीं आई। मदीहा को लेकर वो सबसे ज्यादा सोफिया से ही इनसिक्योर होता था। इस बीच मिस्टर कुरैशी और मिसेज कुरैशी मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। उसकी उस मासूम सी पर्सनैलिटी से वो लोग काफी इम्प्रेस हुए थे। ऐसा नहीं था कि मदीहा बेहद खूबसूरत थी, पर हाँ, उसकी शख्सियत में कुछ था जो उसे सबसे मुख्तलिफ अलग बनाता था। मिस्टर कुरैशी मुस्कुराते हुए, अरे यह इतनी प्यारी बच्ची कौन है? मिसेज कुरैशी, हाँ माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी है। जमाल जी मुस्कुराते हुए, मेरी बेटी है, वो ज्यादा लोगों से मिलती जुलती नहीं है, घर पर ही रहती है, इसलिए ज्यादा लोग जानते नहीं है उसे। जमाल जी ने उन्हें यह नहीं बताया था कि मदीहा का अदनान से भी एक रिश्ता है, क्योंकि घर वालों ने डिसाइड किया था कि जब तक वो लोग एक प्रॉपर पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं कर देते तब तक किसी को कुछ नहीं बताएंगे। अदनान भी इस बात के लिए राजी था, पर बस तक जब तक कोई क्रिटिकल सिचुएशन नहीं आ जाती, वरना उसका बस चले तो सबको चिल्ला चिल्ला कर बता दें। सोफिया खिसियाते हुए ही आहिस्ता से मदीहा से कहती है, कहाँ मर गई थी तुम? मदीहा, अरे क्या हो गया, इतना चिढ़ क्यों रही हो? सोफिया, चिढ़ना मुझे नहीं तुम्हें चाहिए, देखो जरा ये चुड़ैल, साहिबा की तरफ इशारा करते हुए, कैसे तुम्हारे शौहर को घूर रही है। उसके कहने पर मदीहा ने भी साहिबा पर कुछ गौर किया तो वो उसकी आंखों में छिपी ख्वाहिशात और तमन्नाओं से महरूम ना रह सकी, और उसे अदनान को इतनी हसरत से देखने पर मदीहा की आंखें बिल्कुल गुस्से से लाल हो चुकी थी। पर वो कुछ कहती उससे पहले ही शिफा जी कहती है, अब बातें बहुत हो गई है, चलिए डिनर कर लेते हैं। उन्हें कहने पर सब अपनी अपनी जगहों से उठकर डाइनिंग हॉल के पास आते हैं और अपनी अपनी चेयर पर बैठने लगते हैं।
अदनान हमेशा की तरह अपनी चेयर पर बैठा था और मदीहा उसके बगल वाली चेयर पर बैठने वाली होती है कि तभी साहिबा जल्दी से उस पर बैठकर मुस्कुराते हुए कहती है, तुम कहीं और बैठ जाओ, मुझे यहाँ बैठना है। पहले तो मदीहा को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है, पर फिर वो एक नज़र अदनान को देखकर बेहद दिलकश तरीके से मुस्कुराकर कहती है, ये फील कंफर्टेबल। इतना कहकर वो दो चेयर छोड़कर बैठ जाती है, पर उसकी नज़रें अभी भी अदनान पर थी और वो बहुत इत्मीनान से बैठी थी, जैसे उसे पता हो अभी क्या होगा। और यहाँ साहिबा बड़ी खुश थी कि वो अदनान के बगल में बैठी है। वो उससे बात की शुरुआत करती उससे पहले ही अदनान अपनी चेयर से उठ जाता है और मदीहा के बगल वाली चेयर पर आकर बैठ जाता है और मदीहा की मुस्कुराहट और लंबी हो जाती है। वो तल्खी से अपनी आंखों से एक टशन लिए साहिबा को देखकर बड़े प्यार से कहती है, अरे खाए, आप ऐसे क्यों बैठी है, आपका ही घर है। उसकी बातें और नजरों में छिपी वो अदा साहिबा समझ गई थी और उसे जैसे और गुस्सा आया मदीहा पर। बाकी घर वाले तो समझ रहे थे, पर मिस्टर कुरैशी और मिसेज कुरैशी को अदनान का मदीहा की तरफ वो झुकाव समझ आ रहा था, पर उन्होंने उसे जैसे नजरअंदाज किया। इधर मदीहा को बड़ा मजा आ रहा था साहिबा के एक्सप्रेशन देखकर। वो उसे और चिढ़ाने के लिए बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए अदनान को डिनर सर्व करने लगती है। यह एक झटका था अदनान के लिए, जो लड़की उसे ठीक से देखती तक नहीं थी आज इतने प्यार से उसे खाना सर्व कर रही थी। अब उसे कौन समझाए कि वो ऐसा क्यों कर रही थी, और यहाँ साहिबा का तो जल जल कर बुरा हाल था। सब लोग खाना खा ही रहे थे, तभी मिसेज कुरैशी मिस्टर कुरैशी को कुछ इशारा करती हैं तो वो मुस्कुरा कर सहीर जी से कहते हैं, सहीर जी, हमें आपसे कुछ बात करनी थी अपनी बेटी के हवाले से। सहीर जी नासमझी में, जी कहिए। मिस्टर कुरैशी, देखिए, हमारी एक ही बेटी है साहिबा, हमारा जो कुछ भी है सब इसी का है, बहुत होशियार है हमारी बेटी, उतनी ही खूबसूरत भी। हम चाहते हैं कि साहिबा और अदनान ना रिश्ता कर दे। ये सुनते ही मदीहा, जिसने अभी पहला निवाला खाया ही था, वो जोर जोर से खांसने लगती है। ये देखकर अदनान फौरन उसकी पीठ से हिलाते हुए पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाता है और बड़े प्यार से उसे पानी पिलाते हुए शांत करने की कोशिश करते हुए कहता है, शुश, आराम से पानी पियो। बाकी सब भी जरा परेशान हो गए थे। थोड़ी देर बाद जब वो शांत हो जाती है तो सबको चैन मिलता है और मिसेज कुरैशी कहती है, तो क्या ख्याल है आपका इस बारे में। कोई और उनकी बात पर कुछ कहता उससे पहले ही अदनान अपनी सख्त आवाज में कहता है, कोई ख्याल नहीं है हमारा इस बारे में, और आप भी ऐसा कोई ख्याल ना रखें तो बेहतर होगा। आप लोग यहाँ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आए हैं तो उसी पर फोकस कीजिए, रिश्तों पर नहीं, वरना क्या पता ना आपका कॉन्ट्रैक्ट बचे और ना कंपनी। उसकी आवाज में धमकी दी और यह किसी से छिपी नहीं, पर मिसेज कुरैशी को उसका इनकार कुछ पसंद नहीं आया, इसलिए वो दोबारा कहती है, पर क्यों, क्या कमी है, हमारी बेटी में खूबसूरत है, अच्छे बैकग्राउंड से इंटेलिजेंट है, और कभी ना कभी तो शादी करोगे ना बेटा तुम। अदनान उनकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुरा कर, करूंगा नहीं, कर चुका हूँ। आई डोंट नो हु टोल्ड यू दैट आई एम सिंगल, बट जिसने भी बताया है गलत बताया है। मेरा निकाह पहले ही उस लड़की से हो गया है जो मेरे लिए बेहतरीन है, और अब उसके अलावा बाकी सारी लड़कियां मेरे लिए हराम है। उसकी बात सुनकर मिस्टर कुरैशी, मिसेज कुरैशी और साहिबा तीनों को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि अदनान कोई आम इंसान तो नहीं था, किसी सेलिब्रिटी से ज्यादा फैन फॉलोइंग थी उसकी। अगर वो कहीं नॉर्मली भी दिख जाए तो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए, पर यहाँ तो वो कह रहा था उसकी शादी हो चुकी है। साहिबा को शायद कुछ कुछ अंदाजा लग चुका था, उससे सब्र नहीं हुआ तो वो पूछती है, कौन है आपकी वाइफ। उसकी बात सुनकर अदनान मदीहा की तरफ देखकर प्यार से उसकी प्लेट में रोटी सर्व करते हुए कहता है, चाचू ने आपका ठीक से तारुफ नहीं करवाया। खैर, मदीहा की आंखों में देखकर, ये ही है मेरी जिंदगी, मेरी बेगम मदीहा अदनान सिद्दीकी, माय ब्यूटीफुल वाइफ। उसके मुंह से ये सुनकर अब मिस्टर और मिसेज कुरैशी को इतनी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह से वो मदीहा को देख रहा था, उसकी केयर कर रहा था, उन्हें समझते देर नहीं लगी थी। पर साहिबा, वो तो ऐसे मदीहा को घूर रही थी जैसे अभी उसका कत्ल कर देगी। रुखसार जी बात संभालते हुए कहती हैं, अरे क्या हुआ भाई अदनान, ना सही कोई और लड़का मिल जाएगा, साहिबा को भी आप लोग फिक्र ना करें। कुरैशी जी मुस्कुराते हुए, जी आपने ठीक कहा, पर अदनान जैसा तो नहीं मिलेगा ना। खैर, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो डिनर ही एंजॉय कर लेते हैं। उनकी बात सुनकर सब मुस्कुराते हैं। अब सबको यकीन हो गया था कि उन्होंने बात को बुरा नहीं माना, और वैसे भी कुरैशी साहब भी बहुत अच्छे से जानते थे कि अदनान की पहुंच कितनी है। वो किसी भी तरह से उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते थे। अगर अदनान को गुस्सा आया या उसका दिमाग सटका तो वो का झटके में उनकी कंपनी बर्बाद कर सकता था, इसलिए उन्होंने इस बात को भूल जाना ही बेहतर समझा। और मिसेज कुरैशी भी अपने हस्बैंड की खामोशी को समझ गई थी, इसलिए वो भी वापस मुस्कुराते हुए सबसे बातें करने लगती हैं। पर साहिब, उसकी नज़र अभी भी मदीहा और अदनान पर थी। वह इतनी आसानी से हारने वाली नहीं थी, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी।
कुछ देर बाद सबका लंच हो गया तो सब आपस में बातें करने लगे। अदनान को कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था तो वो फिलहाल यहाँ नहीं था। तभी जमाल जी मदीहा से कहते हैं, बेटा जरा साहिबा को घर तो दिखा दो, पहली बार आई है। उनकी बात सुनकर मदीहा का मन तो नहीं था, पर फिर वो कुछ सोचकर सोफिया के साथ साहिबा को लेकर घर दिखाने लगती है। वो अभी घूमते घूमते टेरेस पर ही पहुंचे थे कि सोफिया को शिफा जी किसी काम से बुला लेती है, तो वो मदीहा को बाकी का घर दिखाने का कहर वहां से चली जाती है। इधर साहिबा जो अब तक अपनी जलन कंट्रोल करे बैठी थी, अब वहां किसी और को ना पाकर मदीहा को ऊपर से नीचे तक घूमते हुए कहती है, वैसे मुझे नहीं पता था कि मिस्टर सिद्दीकी की पसंद इतनी बुरी है। मतलब देखो ना, तुम्हारा और उनका कोई मैच ही नहीं है। ना तो तुम बहुत खूबसूरत हो और ना ही कोई स्टाइल है, तुम में दिखने में भी काफी छोटी लगती हो उनसे। तुम उन्हें किसी एंगल से डिजर्व नहीं करती, ही डिजर्व्स फार बेटर। उसकी बात सुनकर मदीहा हल्का सा मुस्कुराकर उसे देखकर कहती है, खूबसूरती और काबिलियत तो देखने वालों की आंखों में होती है, और अगर आपकी आंखों में वो काबिलियत नहीं है तो यह मेरा मसला नहीं है। और रही बात हमारी जोड़ी की, तो जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है और मुझे उनके लिए मेरे खुदा ने चुना है, तो किसी भी अरे गेरे शख्स की सोच से मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसकी बातें सुनकर साहिबा को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम समझती क्या हो खुद को? हाँ, औकात क्या है तुम्हारी? और यह मत समझना कि मैं पीछे हट गई हूँ। और क्या होता है, अगर तुम दोनों का निकाह हो गया है तो तलाक भी हो सकता है, समझी? और मैं तुमसे छीन लूंगी उनके, समझी तुम? क्योंकि तुम जैसे थर्ड क्लास लड़की उन्हें डिजर्व ही नहीं करती। यू आर अ ब्लडी। इससे आगे वह कुछ कहती उससे पहले ही मदीहा ने अपन पैर आगे किया, जिससे टकराकर वो बुरी तरह नीचे गिरी। और उसे ऐसे गिरता देख वो पंजों के बल बैठकर उसे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहती है, चुप चुप चुप, आप तो गिर गई, पर एक गिरा हुआ इंसान और किस हद तक गिरेगा भला? उसकी बात सुनकर साहिबा चिल्लाते हुए कहती, यू ब्लडी। पर इससे आगे वो कुछ कह पाती उससे पहले ही मदीहा उसे अपनी सख्त नजरों से देखकर कहती है, आवाज नीची, क्योंकि चिल्लाना मुझे भी आता है, समझी? और हाँ, मेरी शक्ल पर मत जाओ, जितनी मासूम में दिखती हूँ उतनी हूँ नहीं, और कम से कम तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अपनी फैमिली की तरफ नहीं हूँ, जो तुम्हारी यह बदतमीजी बर्दाश्त करके भी तुम्हें नजरअंदाज कर देंगे। मुझसे तुम्हें रिटर्न में वही मिलेगा जो तुम मुझे ऑफर करोगी, समझी? साहिबा हैरान आंखों से उसे देख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मदीहा का एक वर्जन ये भी हो सकता है। वो जो किसी से नहीं डरती थी, आज उसे अपने सामने खड़ी इस लड़की से ना जाने क्यों डर लग रहा था। मदीहा हल्का सा मुस्कुराकर आगे कहती है, और हाँ, रही बात मेरे शौहर की, तो उन पर से तो तुम इज्जत से अपनी नजरें हटा लो, क्योंकि मैं अपनी चीजों पर किसी और की नजरें बर्दाश्त नहीं करती, समझी? और वैसे भी चांद की ख्वाहिश कितने भी लोग क्यों ना कर ले, रहता वो आसमान का ही है, इसी तरह वो मेरे हैं। अदनान सिद्दीकी पर कल भी मदीहा का हक था, आज भी है और आगे भी रहेगा। बहुत प्यार से समझा रही हूँ, स्टे अवे फ्रॉम माई मैन। उसकी आवाज में एक अजीब सा ओरा था जिससे साहिबा घबरा रही थी। वो डरते हुए ही कहती है, पर अदनान जी आह है। इससे आगे वो कुछ नहीं कह पाई, क्योंकि मदीहा ने उसकी एक उंगली पकड़कर बुरी तरह मोड़ दी थी और दर्द के मारे उसकी बस एक चीख निकल कर रह जाती है। मदीहा उसे घूरते हुए कहती है, अगर तुमने दोबारा उनका नाम लिया अपनी जबान से तो याद रखना, मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी और जरूरत पड़ी तो यही से तुम्हें नीचे भी पटक दूंगी, समझी? इतना कहकर वो उसकी उंगली एशियन झटके से छोड़ देती है और साहिबा की दोबारा चीख निकल जाती है। कुछ देर तक उसे ऐसे ही देखने के बाद वो बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए आगे कहती है, तुम्हें पता है तुम्हारे इस हुस्न का ना कोई फायदा नहीं है। अरे तुम क्या, आसमान से कोई हूर भी उतर कर आ जाए ना, तब भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे शौहर के ईमान को कोई नहीं भटका सकता। उनके रूह में, जहन में, दिल में और जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक लड़की रह सकती है। जानती हो वो कौन है? वो है उनकी बीवी, यानी कि मदीहा सिद्दीकी, समझी? नाउ यू बेटर स्टे अवे फ्रॉम माई हस्बैंड, अदरवाइज ट्रस्ट, मैंने तुम्हारे जिस्म के इतने टुकड़े करूंगी कि कोई पहचान भी नहीं पाएगा। गॉट इट? अब साहिबा ऊपर से नीचे तक कांप रही थी, उसे बस यहाँ से जाना था। वो कुछ कहती तभी मदीहा दोबारा कहती है, एक बात और सुनो, जैसे तुमने अभी मेरी बड़ी अम्मी के साथ बदतमीजी करी है ना, जाकर अब उनसे माफी मांगना, वरना मैं तुम्हारे इन बालों को काट दूंगी। इन्हीं के लिए जबान चलाई थी ना उनसे तुमने। दरअसल थोड़ी देर पहले सोफिया ने उसे बताया था कि कैसे साहिबा ने शिफा जी के साथ बदतमीजी की थी, और फिर क्या मदीहा खामोश थोड़ी ना हो सकती थी? मदीहा उससे कुछ और कहती तब तक वहां सोफिया आ जाती है और साहिबा को ऐसे गिरे देखकर कहती है, अरे क्या हुआ तुम्हें? उसकी आवाज सुनकर मदीहा फौरन मासूमियत से साहिबा को उठाते हुए कहती है, पता नहीं कैसे पैर मुड़ गया इनका, मैंने तो उठाने की भी कोशिश करी पर ये तो लगता है गिरी हुई ही है। उसके मुंह से ये सुनकर सोफिया ज्यादा ध्यान नहीं देती, उसे सचमुच लगता है कि साहिबा अपने आप गिरी होगी। वो दोनों मिलकर उसे उठाती है। साहिबा सहमी हुई नजरों से मदीहा को ही देख रही थी, जो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। सोफिया साहिबा से, चलो तुम्हारे पेरेंट्स नीचे बुला रहे हैं।
उसकी बात सुनकर साहिबा फौरन वहां से चली जाती है और सोफिया भी मदीहा को पीछे आने का कहकर वहां से चली जाती है। अब बस वहां मदीहा की मौजूद थी। सबके जाने के बाद जब मदीहा को यकीन हो जाता है कि वहां कोई नहीं है तो वो जोर जोर से हंसने लगती है और खुद से ही कहती है, वाह है क्या मस्त डायलॉग्स मारे हैं, मुझे तो एक्टिंग करनी चाहिए। बेचारी कितना डर कर भागी आई, बड़ी दूसरों के शौहर पर नजर डालने वाली। इतना कहकर वो भी वहां से जाने लगती है, पर वो अभी टेरेस के दरवाजे तक ही पहुंची थी कि कोई उसे पकड़कर एकदम से दीवार से लगा देता है। वो एकदम से चौंक कर ऊपर देखती है तो यह अदनान था। उसे देखकर वो बुरी तरह घबरा गई, क्योंकि जिस तरह से वो उसे देख रहा था ये साफ था कि उसने सब सुन लिया है। दरअसल हुआ ये था कि अदनान किसी इम्पोर्टेड कॉल के लिए यहाँ आया था, पर जब वो जा ही रहा था कि उसे मदीहा और साहिबा की सारी बातें सुनाई थी। मदीहा का ये रूप देखकर वो ज्यादा हैरान नहीं हुआ। उसे पता था कि वो पॉसेसिव है, पर यह नहीं पता था कि वो उसे लेकर भी पॉसेसिव है। अदनान हल्का सा उसके ऊपर झुककर अपनी गहरी आवाज में कहता है, यह क्या था? मदीहा घबराते हुए कर, क्या मतलब? अदनान, आर यू जेलस? उसके मुंह से ये सुनकर वो हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं मैं क्यों जेलस होऊंगी, और वो भी उस छिपकली से है, क्या उसमें ऐसा जो मैं उससे जेलस हूँ? अदनान हल्का सा मुस्कुरा कर, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, फिर तुम्हें कैसे पता? ये सुनकर वो एकदम खामोश हो गई। उसके पास अब कुछ और कहने को नहीं था और उसे ऐसे चुप देखकर अदनान उस पर और झुककर उसके चेहरे पर आए बालों को पीछे करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था तुम जेलस होते हुए इतनी प्यारी लगती हो। उसके मुंह से ये सुनकर मदीहा उसे हल्का सा धक्का देकर सीरियस आवाज में कहती है, एक बात आप याद रखिएगा, मुझे मेरी चीजें बांटने की आदत नहीं है। ये रिश्ता कैसा भी जुड़ा हो, पर अब आप मेरे शौहर हैं और मैं आप पर किसी की नजरें बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जिनके शौहर पर दूसरी लड़कियां डोरे डालें और वो खामोशी से कमरे में बैठकर बस रोती रहे। मैं उन कमजोर बेवकूफ लड़कियों में से नहीं हूँ। मैं मदीहा सिद्दीकी हूँ जो रोना नहीं जानती बल्कि रुलाना जानती है, और आप ये बात याद रखिएगा कि मैं अपना हक किसी के साथ नहीं बांट सकती। उसकी बात सुनकर अदनान एक झटके से उसे सीने से लगाकर उसकी पीठ से हिलाते हुए कहता है, खामोश। बस बहुत बोल लिया आज के लिए, मुझे नहीं पता था मेरी लिटिल कपकेक इतने बड़े बड़े डायलॉग बोल लेती है। ये कहते हुए वो उसे शांत करता है, फिर जरा दूर कर कर कहता है, मैंने तो तुम्हें सारे हक बहुत पहले ही दे रखे हैं, बस तुम ही उन्हें लेना नहीं चाहती। उसकी बात सुनकर मदीहा फौरन उससे दूर हो जाती है और हकलाकर कहती है, वो मुझे नीचे जाना है, सोफिया बुला रही थी। ये कहकर वो फौरन वहां से भाग जाती है और अदनान उसे जाता देख मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, मुझे नहीं पता था हमारी बेगम को जलन भी होती है। खैर अब तो यह मेरी भी जिद है कि इजहार पहले तुम्हारे होठों पर आएगा, और यह शायद इतना मुश्किल भी नहीं है। ये कहकर वो मुस्कुरा देता है। जारी हाँ, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको स्टोरी पसंद रही है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हेडफोन दिल।